हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है, इंडिया इज नो लॉन्गर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पैसेज को। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट, कह रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसके अनुसार इंडिया हैज स्लिप्ड टू 6th प्लेस इन द वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग। भारत वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग में गिरकर छठे स्थान पर आ गया है, विद जापान एंड द यूके ओवरटेकिंग इट इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी इन करंट यूएस डॉलर्स। कह रहा है कि अगर हम आज के यूएस डॉलर की जो कीमत है उसके अनुसार बात करें तो जापान और यूके ने भारत को नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में पीछे छोड़ दिया है। फॉर 2026 के लिए द IMF हैज एस्टिमेटेड दैट इंडियन इकोनॉमी एट 4.15 ट्रिलियन डॉलर। जो IMF ने अनुमान लगाया है, एस्टिमेट दिया है कि भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो कितनी है, 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, अप फ्रॉम 3.92 ट्रिलियन डॉलर द ईयर बिफोर। पिछले साल भारत की कितनी थी इकोनॉमी, 3.92 ट्रिलियन डॉलर थी, अब जाकर वो कितनी हो गई है, 4.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इन कंपेरिजन, कह रहा है कि अगर हम कंपेयर करें, द साइज ऑफ द यूकेज इकोनॉमी हैज बीन पेग्ड एट 4.27 ट्रिलियन डॉलर। जो यूके की अर्थव्यवस्था का साइज है वो एक लेवल पर किस पे आगे, पेग्ड एट का मतलब होता है किसी लेवल पे आकर रुक जाना, ठीक है, किसी लेवल पर, सर्टेन लेवल पर रहना। तो जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो कितने, कौन से लेवल पर है, 4.7 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब 4.27 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है। दैट ऑफ जापान, और वहीं जापान पर कितनी है, एट 4.38 ट्रिलियन डॉलर है। मार्जिनली एजिंग आउट इंडिया। एज आउट का मतलब होता है सरपास कर देना, पीछे छोड़ देना। मार्जिनली मतलब होता है स्लाइटली, कम, बहुत ज्यादा, थोड़ा कम, कि बहुत ही कम अंतर से उन्होंने भारत को पीछे छोड़ दिया है। देयर आर टू मेन रीजन, कह रहा है कि इसके दो मुख्य कारण हैं। वाई इंडिया हैज स्लिड ऑन दीज रैंकिंग, कि क्यों भारत इन रैंकिंग्स में नीचे उतर आया है। द फर्स्ट इज अ चेंज इन हाउ जीडीपी इज एस्टिमेटेड। कह रहा है कि पहली चीज तो यह है कि जीडीपी को किस तरीके से मापा जाए, इसके तरीके में भी चेंज आ गया है। अंडर द न्यू मैथडोलॉजी, मैथडोलॉजी का मतलब होता है प्रोसीजर या कोई सिस्टम, ठीक है, प्रोसीजर एक तरीका। कह रहा है कि न्यू मैथडोलॉजी के अंदर विद बेस ईयर 2022-23, जिसमें बेस ईयर 2022-23 को लिया गया है, द गवर्नमेंट हैज मेड अ होल होस्ट ऑफ मैथडोलॉजिकल चेंजेस। सरकार ने बहुत बड़े बड़े प्रोसीजरल चेंजेस किए हैं, सिस्टम में चेंजेस किए हैं। अ होल होस्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में। एंड इनकॉर्पोरेटेड न्यूअर डेटा सोर्सेस। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इंक्लूड करना। और सरकार ने नए जो डेटा है, नए डेटा के सोर्सेस जो हैं, इस बार इसमें जीडीपी को एस्टिमेट करने में इंक्लूड किए हैं। द न्यू जीडीपी एस्टिमेट्स रिलीज्ड इन फरवरी। कह रहा है कि जो नए जीडीपी जो रिलीज हुई है, जो उसके एस्टिमेट्स आंकड़े आए हैं, जो कि फरवरी के एंड में रिलीज हुई है, प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ये बहुत ही ज्यादा जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी एक्यूरेट पिक्चर हमारे सामने लाती है। However, हालांकि this update also found that the outgoing series was overestimating India's GDP by around 3 to 4%। कह रहा है कि ये जो अपडेट हुआ है, इसमें जो ये अपडेट आया है, इसमें ये भी पाया गया है कि जो पहले वाला तरीका था, जो आउटगोइंग सीरीज है, मतलब जो प्रीवियस वाली सीरीज है, उसमें भारत के जो जीडीपी को ओवर एस्टिमेट कर दिया था, मतलब ज्यादा आकलन कर दिया था, 3 से 4% तक। इन 2025-26 में इंडिया जीडीपी वॉज रीअसेस्ड। रीअसेस्ड का मतलब होता है रिव्यू करना, कि भारत की जो जीडीपी है उसका रिव्यू किया गया था, फ्रॉम बीइंग ₹357 ट्रिलियन टू ₹345 ट्रिलियन। जब दोबारा रिव्यू किया गया तो भारत की जो इकोनॉमी थी वो 357 ट्रिलियन रुपीज से लेकर कब कहां पे आ गई, 345 ट्रिलियन रुपीज में आ गई। द सेकेंड रीजन इज द एक्सचेंज रेट। कह रहा है कि दूसरा कारण है कि एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट मतलब जब आप मान लो
$1 दो तो कितने आपको रुपीज मिल रहे हैं। तो ये जो एक्सचेंज रेट है इसकी बात हो रही है कि दूसरा चीज है कि ये एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। सिंस द IMF कंपेयर्स इकोनॉमीज इन US डॉलर टर्म्स, कह रहा है क्योंकि IMF जो है वो अर्थव्यवस्थाओं को US डॉलर के टर्म्स में कंपेयर करती है। द एक्सचेंज रेट ऑफ एनी डोमेस्टिक करेंसी विथ द US डॉलर बिकम्स अ क्रूशियल फैक्टर। कह रहा है कि किसी भी डोमेस्टिक करेंसी का, किसी भी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है US डॉलर के रिगार्डिंग, विथ जो होती है इसका प्रोपोजिशन होता है, इसका मतलब रिगार्डिंग, अगर US डॉलर के रिगार्डिंग जो भी एक्सचेंज रेट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्रूशियल फैक्टर बन जाता है। ओवर द पास्ट ईयर, कह रहा है कि पास्ट ईयर से द इंडियन रुपी हैज वीकेंड बाई ऑलमोस्ट 10% अगेंस्ट द US डॉलर। भारत का जो रुपया है वो 10% जो है वो कमजोर हो गया है US डॉलर के अगेंस्ट, मगर अगर US डॉलर की तुलना में हमारा जो रुपया है वो 10% जो है वो कमजोर हो गया है। फर्स्ट, ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ US टैरिफ, उसका पहला कारण ये है कि ये जो US टैरिफ लगे हमारे ऊपर, इम्पोजिशन का मतलब होता है इन्फोर्समेंट, है ना, जो US टैरिफ को लागू किया गया हमारे ऊपर। एंड लेटर टू द अनसर्टेनिटी अराउंड अ ट्रेड डील, और दूसरा ये था कि जो ट्रेड डील की अनिश्चितताएं बनी हुई थी, अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, उसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। What made this weakness even worse, कह रहा है कि ये जो कमजोरी है, ये जो वीकनेस है, इसको और क्या चीज सब और ज्यादा खराब बनाती है, वो ये तथ्य है, इज द फैक्ट दैट इट हैज हैपेंड ड्यूरिंग अ पीरियड, कह रहा है ये उस समय हुआ है व्हेन द US डॉलर इटसेल्फ, जब US डॉलर खुद में हैज एक्चुअली वीकेंड, वो कमजोर हो गया है अगेंस्ट मोस्ट अदर मेजर करेंसीज, दूसरे मेजर करेंसीज की तुलना में। ठीक है, कह रहा है कि मतलब सबसे ज्यादा खराब चीज तो हो ही रही थी, और ज्यादा खराब इसलिए हो गया है क्योंकि US डॉलर खुद में कमजोर हो गया है दूसरी मेजर करेंसीज की तुलना में। दूसरी मेजर करेंसीज कौन सी हो गई, जापान की येन हो गई या यूरो हो गई, तो इनके कंपेयर में अब ये US डॉलर जो है वो कमजोर हो गया है। The net effect has been that when calculated in dollar terms, कह रहा है कि इसका टोटल इफेक्ट ये रहा जब उसको हमने डॉलर टर्म्स में कैलकुलेट किया जीडीपी को। इंडिया जीडीपी ऑलरेडी पैक डाउन इन रुपीज टर्म्स, कह रहा है कि भारत की जो जीडीपी है जो पहले से ही रुपए के टर्म्स में नीचे है, पैक डाउन मतलब पहले से ही वो नीचे है, नीचे के स्तर पर है, फॉल्स बिहाइंड दैट ऑफ जापान एंड द यूके, तो वो जापान और यूके से नीचे रह गई, पीछे रह गई। नॉट विद स्टैंडिंग द स्लाइड, कह रहा है कि इस गिरावट के बावजूद भी, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट, ठीक है, बावजूद। द IMF प्रोजेक्ट, जो IMF है उसने ये आकलन किया है दैट इंडिया विल ओवरटेक, कि भारत पीछे छोड़ देगा द यूके को और जापान को इन 2027 में, एंड देन बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और फिर उसके बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा बाई ओवरटेकिंग जर्मनी इन 2031, जर्मनी को 2031 में पिछाड़कर। दैट शुड नॉट हाउएवर ड्रॉ अवे फ्रॉम द नीड टू पुश फॉरवर्ड एग्रेसिवली ऑन द डोमेस्टिक रिफॉर्म एजेंडा, कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, ड्रॉ अवे का मतलब होता है हमारा ध्यान भटकना, कि हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए इस चीज से कि हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, अपने जो डोमेस्टिक एजेंडाज हैं, जो टॉपिक हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको लेकर जो रिफॉर्म लाने हैं, जो बदलाव लाने हैं, उससे हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए। स्पेशली खासकर इन द मोर पॉलिटिकली कंटेंशियस एरिया, कह रहा है कि ऐसे राजनीतिक विवादित एरियाज में, कंटेंशियस मतलब विवादित, जो कंट्रोवर्शियल है, सच है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्टिलाइजर्स। Considering the series of shocks that the Indian and the global economy have recently been subjected to, कह रहा है कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो अलग अलग तरीके की समस्याएं, ये जो सीरीज ऑफ शॉक्स का मतलब होता है अलग अलग तरीके की जो समस्याएं आई हैं, जिसके ऊपर, जिससे क्या कहते हैं, भारतीय या फिर जो पूरे विश्व की इकोनॉमी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, जैसे कि
फ्रॉम द कोविड पैंडेमिक, पहले कोविड आया 2019-20 में, फिर क्या हुआ, टू द वॉर्स इन यूक्रेन, फिर यूक्रेन में वॉर हुआ, एंड ईरान, फिर ईरान में वॉर हुआ। इट वुड बी प्रूडेंट, ये समझदारी होगी, फॉर पॉलिसी मेकर्स को लेकर, पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि टू फैक्टर सच रिस्क इनटू देयर स्ट्रेटजीज, कि वो अपनी रणनीति में इन सारे जो रिस्क हैं जो ये आते रहे हैं इसको भी शामिल करें। मतलब जब वो भारत के लिए अपनी अलग रणनीति बनाएं तो ये समझदारी होगी कि वो इस तरीके की रिस्क को भी अपने आप शामिल करें कि अगर इस तरीके की स्थिति पैदा होगी तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेंगे। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी, एक और वर्ड होता है जो बार बार यूज होता है सगैशियस, एक और वर्ड होता है जुडिशियस। ठीक है, तो इसको याद रखना। Which of the following statements accurately reflect India GDP ranking status according to the IMF latest outlook? कह रहा है कि IMF latest outlook जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इस समय भारत की जो GDP रैंकिंग है उसका स्टेटस क्या है। इंडिया इज करेंटली द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी, नहीं। जापान एंड द यूके have overtaken India in nominal GDP ranking as of early 2026. हाँ, ये तो ठीक है। इंडिया GDP is projected to fall behind the that of Germany by the year 2027, ऐसा तो कहीं नहीं दिया है। India's economy is estimated at 4.38 trillion which is equal to the US economy, नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following statements regarding the reasons for India's slide in GDP ranking is incorrect? कह रहा है कि ये जो ABCD स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से कौन सा जो गलत रीजन दिया है कि भारत की जो GDP में गिरावट आई है उसमें, तो कौन सा गलत रीजन है। द न्यू मेथोडोलॉजी इनकॉर्पोरेट्स न्यूअर डेटा सोर्सेज टू प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट पिक्चर, ये तो ठीक है भाई। नया एक सिस्टम, एक प्रोसीजर लागू किया गया है जिसमें नए डेटा को इंक्लूड किया गया है जो कि एक्यूरेट पिक्चर देगा, तो ऐसी तो बात हुई है पैसेज में। द आउटगोइंग GDP सीरीज वॉज ओवर एस्टिमेटिंग इंडियाज एक्चुअल GDP बाय अबाउट 3 to 4%, ये भी एकदम सही है कि जो पुराना तरीका था वो भारत की GDP को एक तरीके से ओवर एस्टिमेट कर रहा था और 3 से 4% ओवर एस्टिमेट कर रहा था, ये भी बात पढ़ी है हम लोग ने। द इंडियन रूपी हैज वीकेंड सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट द US डॉलर ओवर द पास्ट ईयर। कह रहा है कि भारत की जो करेंसी है वो US डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है पिछले सालों में, बिल्कुल सही है। द US डॉलर वीकेंड अगेंस्ट द इंडियन रूपी ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ, US डॉलर कब कमजोर हो गया, तो ये गलत है, तो इसका मतलब डी हमारा आंसर है। Which of the following best describes the tone of the author regarding India's future economic projection? कह रहा है कि भारत की जो फ्यूचर की अर्थव्यवस्था के लेकर प्रोजेक्शन हुए हैं कि कैसी रहने वाली है भारत की अर्थव्यवस्था, उस संदर्भ में जो ऑथर की टोन है वो कैसी है। एंशियस है, चिंतित है, ओवरली क्रिटिकल ऑफ द IMF फ्लॉड स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजीज है कि IMF का जो जिसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं, जो मेथोडोलॉजीज है, प्रोसीजर है, उसकी काफ़ी ज़्यादा निंदा करी है, क्रिटिसाइज किया है ऑथर ने, नहीं ऐसा तो कहीं नहीं दिखा के। रियलिस्टिक है, हाँ रियलिस्टिक तो है, एंड कॉशनरी है, सावधानी वाली टोन है। बैलेंसिंग फ्यूचर पोटेंशियल विद नेसेसरी रिफॉर्म्स, और ये भी बताया है कि हमें कुछ जरूरी चेंजेस करने पड़ेंगे आगे के भविष्य को लेकर अगर हमें फ्यूचर पोटेंशियल को बैलेंस करना है, तो ये एकदम सही लग रहा है। डिसमिसिव है, मतलब नजरअंदाज कर दिया है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल शॉक्स को, नहीं कहा है कि ग्लोबल शॉक जो है, जो समस्याएं आई उसका प्रभाव पड़ा है। जुबिलियंट है, बहुत खुशी वाला है, सेलिब्रेटरी वाला है अबाउट इंडिया बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। What is the primary reason the author emphasizes the need for domestic reforms in electricity and fertilizer? कह रहा है कि क्या प्राइमरी रीजन रहे होंगे कि जो ऑथर ने एक तरीके से जोड़ दिया है जो डोमेस्टिक बदलाव हैं इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर में करने के लिए। These reforms are necessary to address politically contentious areas hindering progress. हाँ, ये बदलाव जरूरी हैं अगर हमें जो विवादित राजनीतिक समस्याएं हैं, एरियाज हैं, उनको ठीक करना है, तो जो कि हमारी प्रोग्रेस के लिए बाधा बन रहे हैं, तो ये तो एकदम परफेक्ट आंसर है। What can be inferred about the impact of the new GDP methodology on the assessment of India's economy?
कह रहा है कि हम इससे क्या समझ सकते हैं कि क्या ये जो नई न्यू जीडीपी मेथोडोलॉजी प्रोसीजर सिस्टम आया है उससे भारत की इंडिया की इकोनॉमी को एसेस करने में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। द न्यू मैथोडोलॉजी कॉज द इकोनॉमी टू ग्रो बाई 10%। 10, ये जो नया तरीका है इससे हमारी 10% जो है इकोनॉमी बढ़ गई नहीं। द न्यू मैथोडोलॉजी रिवील दैट द प्रीवियस एस्टिमेट्स वर स्लाइटली हायर देन द रियलिटी। कह रहा है कि नई जो तरीका आया है इसने ये बताया कि जो प्रीवियस एस्टिमेट्स थे वो रियलिटी से थोड़े से ज्यादा थे। हाँ, ये तो बताया है कि 3 to 4% हमारी जो जीडीपी थी वो ज्यादा दिखाई गई थी। द न्यू मैथोडोलॉजी वॉज क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू हाइड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वॉर्स। कह रहा है जो नया तरीका लाया गया है वो खासकर इसलिए बनाया गया था क्या कि जो ग्लोबल वॉर्स का प्रभाव पड़ रहा है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर उसको छुपाया जा सके। नहीं, न्यू मैथोडोलॉजी इज कंसीडर्ड इनएक्यूरेट कंपेयर टू द आउटगोइंग जीडीपी। नहीं, ये ज्यादा एक्यूरेट है, इनएक्यूरेट कहां से हो जाएगी, ये भी नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। On 20 April 1936, Alison Brown was running up a steep hill on Commonwealth Avenue। कह रहा है कि 1936 20 अप्रैल को एलिसन ब्राउन जो कि एक खड़ी हुई पहाड़ी पर दौड़ रहे थे। कहाँ पर? कॉमनवेल्थ एवेन्यू, जो कि कॉमनवेल्थ एवेन्यू मतलब रोड का नाम था वहां पर। इट वॉज माइल 20 ऑफ द बॉस्टन मैराथन। कह रहा है कि वो बॉस्टन मैराथन की 20वीं माइल थी। एंड ही वॉज एंटरिंग अ क्रिटिकल डैश ऑफ द रोड, और रेस, और वो जो रेस हो रही थी, बॉस्टन की मैराथन हो रही थी, उसमें वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज में रेस के आने वाले थे। एज ही क्लाइम्ड द काफ एक्टिंग 3.5% इंक्लाइन। जो रोड थी वो 3.5% जो थी इंक्लाइन थी, मतलब खड़ी हुई थी। और जैसे जैसे मतलब वो उसमें चढ़ रहे थे तो वो थकाने वाली थी, मतलब पैरों में दर्द लाने वाली थी। देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड पैट ऑन हिज बैक, और उनके फिर अचानक से ही पीछे से किसी ने थपथपी सी मारी। अ सेकेंड लेटर, चलो इसको देखो पहले। इट वॉज माइल 20 ऑफ द बॉस्टन मैराथन एंड ही वॉज एंटरिंग अ क्रिटिकल डैश ऑफ द रेस। सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है एक पार्ट और सेक्शन ऑफ समथिंग। मान लो ये सर्कल है तो इसका ये सेगमेंट हो गया ना, ये सेगमेंट हो गया, जिसमें मेजर और माइनर सेगमेंट तो पता ही होगा। तो ये कोई रेस का उस तरीके से नहीं कह सकते कि ये सेगमेंट ऑफ द रेस है, नहीं। स्ट्रेच का मतलब हो गया कि एक रास्ते का हिस्सा या फिर रेस का हिस्सा, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस पार्ट, तो ये हो सकता है। लैप तो जब होता है जब हम गोलाई में दौड़ते हैं, जैसे यहां से स्टार्ट किया, 1 लैप, 2 लैप, 3 लैप, है ना, तो ये भी नहीं होगा। कॉरिडोर का मतलब होता है पैसेज, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहां पे क्या है? बी है, अ क्रिटिकल स्ट्रेच ऑफ द रेस। अ सेकेंड लेटर, द प्रीवियस ईयर्स विनर रिनाउंड रनर जॉन कैली। कह रहा है कि एक सेकेंड बाद जो प्रीवियस ईयर्स विनर थे, जिन्होंने पिछली बार ये ट्रॉफी जीती थी और बहुत ही ज्यादा रिनाउंड थे, उनका नाम क्या था? जॉन कैली। डैश पास्ट हिम, वो उसको पास कर जाते हैं। किसको? जो पहले वाला रन था एलिसन ब्राउन को। द मैसेज वॉज क्लियर, उनकी तरफ से मैसेज बहुत क्लियर था। किसको? जो जिनको उन्होंने क्रॉस किया था, एलिसन ब्राउन को। नाइस ट्राई पैल, मतलब दोस्त तुम अच्छा ट्राई कर रहे हो मगर फिर भी मैं तुम्हें पिछाड़ रहा हूं। क्या होना चाहिए? डार्टेड, डार्टेड का मतलब होता है बहुत अचानक से तेजी से भागना, तो ये मतलब नहीं आ रहा है। गैलाप्ड मतलब होता है कि एक तरीके से घोड़े की तरीके से तेज दौड़ना। ट्रॉटेड का मतलब होता है कि एक मॉडरेट पेस में, क्योंकि मैराथन में कोई स्प्रिंट नहीं करता है, एक मॉडरेट पेस में, एक स्टडी पेस में क्या कहते हैं, लोग दौड़ते रहते हैं। ठीक है, एक स्टडी पेस में लोग दौड़ते रहते हैं। तो ये ज्यादा बेस्ट होगा कि ट्रॉटेड पास्ट है, मतलब एक मॉडरेट पेस में दौड़ते हुए उन्होंने पिछला जो क्या कहते हैं रनर था उसको पीछे कर दिया। तो सी ठीक लग रहा है। स्ट्रेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्राउडली, मतलब एटीट्यूड में चलना, तो कोई मतलब नहीं है, सी बेस्ट है। बट ऑल ऑफ अ सडन, कह रहा है लेकिन अचानक से, ब्राउन सर्ज फॉरवर्ड, ब्राउन जो है वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए आगे आए। ही स्प्रिंटेड अप द हाफ माइल हिल, फिर वो अचानक से दौड़ते हुए आधा माइल जो है हिल की तरफ चढ़े।
एंड बिगन अ डैश विद कैली. द 5,000 spectators lining the course were stunned. जो 5,000 देखने वाले लोग थे जो उस रास्ते के बगल में खड़े हुए थे वो एकदम स्टंट रह गए, भौचक्के रह गए. एज दे वॉच ब्राउन क्रॉसेस द फर्स्ट लाइन फर्स्ट, क्योंकि जो ब्राउन थे उन्होंने सबसे पहले ही जो फिनिश लाइन थी उसको क्रॉस किया था. क्या होना चाहिए यहाँ पे? बिगन अ कट एंड माउस गेम. कट एंड माउस गेम का मतलब होता है एक तरीके से ट्रिकी चेज, है ना, चालाकी भरा पीछा. तो यहाँ पे कट एंड माउस गेम का कोई मतलब नहीं. टग ऑफ वॉर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल हो रहा है दो लोगों के बीच में, बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहा है. नेक एंड नेक बैटल, एक ऐसा बैटल जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज कंपटीशन हो, बराबरी की टक्कर हो. तो बिगन अ नेक एंड नेक बैटल काफी मीनिंग दे रहा है. वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है यूजलेस सर्च. यूजलेस सर्च, बिना किसी मतलब के किसी चीज को करना. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. तो बेस्ट यहां पे क्या है? सी है, नेक एंड नेक बैटल विद कैली. फ्यू वॉचिंग हैड एवर सीन द फ्लीट फुटेड 22-year-old. कह रहा है कि देखने वालों में से कुछ ही ने इस 22 वर्षीय फुर्तीले इंसान को किसी ने देखा था. बट सून हिज निक नेम, कह रहा है कि जल्दी उनका जो निक नेम था वो डैश द फ्रंट पेजेस ऑफ अ न्यूज़पेपर, मतलब वो फ्रंट पेजेस में आ जाएगा न्यूज़पेपर में अक्रॉस द कंट्री. और किस नाम से? टार्जन ब्राउन के नाम से. क्या होना चाहिए? ग्रेस, प्लास्टर, एडॉन, एम्ब्लेजन. ग्रेस का मतलब होता है सम्मान देना, किसी चीज की शोभा बढ़ाना. ठीक है. प्लास्टर का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना, टू कवर, या फिर स्प्रेड ओवर, स्प्रेड ओवर. एडॉन का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, तो नहीं मतलब आ रहा है. एम्ब्लेजन का मतलब होता है किसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से दिखाना, डिस्प्ले करना. इसका मीनिंग आ रहा है, इसका ही मीनिंग आ रहा है. मगर ग्रेस द फ्रंट या फिर ग्रेस द पेज या फिर ग्रेस द फ्रंट पेज का मतलब होता है, एक ईडियम होता है ये. ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप किसी पेपर में जब आपकी फोटो आती है, किसी सेलिब्रिटी की फोटो आती है, तो उस पेपर की जो है उसका सम्मान बढ़ता है. ठीक है, तो ये एक तरीके से फिक्स्ड ईडियम है. तो हम एम्ब्लेजन, एड ऑन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ग्रेस का ही यूज करेंगे जब भी पेपर में किसी बढ़िया या फिर अच्छे इंसान की फोटो छपती है, तो उस पेपर की सम्मान बढ़ता है, ऐसी मीनिंग आती है. तो हिज निक नेम वुड ग्रेस द फ्रंट पेजेस ऑफ न्यूज पेपर्स अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, तो ए होगा. Brown's victory was one of the biggest upset in Boston Marathon history. And today, Kelly's कह रहा है कि जो ब्राउन की विक्ट्री थी वो बॉस्टन मैराथन के इतिहास की सबसे बड़ी अपसेट था. Kelly's unexpected loss is the reason why this dash stretch of Commonwealth Avenue is still known as Heartbreak Hill. कह रहा है कि कैली की जो अनएक्सपेक्टेड लॉस हुई थी, मतलब जो रेस हार गए थे, वही रीजन है कि आज भी हम उस कॉमनवेल्थ एवेन्यू में जो रेस हुई थी उसको हार्ट ब्रेक हिल के नाम से जानते हैं. नॉट ओनली वॉज ब्राउन वर्चुअली अननोन बिफोर द रेस. कह रहा है कि सिर्फ यही नहीं था कि जो ब्राउन था उसको रेस से पहले कोई नहीं जानता था. बट द नैरनगेसेट ट्राइब मेंबर वॉज वन ऑफ जस्ट अ हैंडफुल ऑफ नेटिव अमेरिकन रेसर्स to ever compete in the world most prestigious marathon and the first to ever win. कह रहा है कि ये उन चुनिंदा लोगों में से एक थे, नेटिव अमेरिकन रेसर्स में से एक थे जिन्होंने इस सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस मैराथन पर भाग लिया था, compete किया था और उसको जीता था. ठीक है, क्या होना चाहिए? पाइवेटल क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है. पैरिलस का मतलब जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. ओमिनस का मतलब होता है कि कुछ ऐसा कि जो बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत देने वाला हो. फेटफुल का मतलब होता है भाग्य बदलने वाला, निर्णायक. कह रहा है कि जो कैली का अनएक्सपेक्टेड लॉस थी यही एक रीजन था कि ये जो एक तरीके से निर्णायक स्ट्रेच ऑफ कॉमनवेल्थ एवेन्यू था, ये जो रेस थी वो आज भी हार्ट ब्रेक हिल के नाम पे जानी जाती है. पाइवेटल का इंपॉर्टेंट स्ट्रेच तो कोई मतलब नहीं है. पेरिलस डेंजरस का कोई मतलब नहीं है. ओमिनस जो खराब संकेत जिसका कोई मतलब नहीं. तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, फेटफुल. ये पहला दम्बल है, इसमें S1 फिक्स है, S6 फिक्स है. हमें P, Q, R और S को अरेंज करना है. ठीक है,
ये ऑप्शन दिए हुए हैं, S1 के बाद या तो Q आएगा या तो P आएगा या तो फिर S आएगा। टिम कुक इज स्टेपिंग डाउन एज एप्पल सीईओ आफ्टर 15 ईयर्स। कह रहा है कि टिम कुक जो है वो सीईओ के रूप से 15 साल बाद अब वो हट रहे हैं। पेविंग द वे फॉर जॉन टार्नस टू टेक द हेल्म ऑन 1 सितंबर 2026, और जिससे जो जॉन टर्नस है उनको रास्ता मिल रहा है कि वो 1 सितंबर 2026 से कंट्रोल को ले लें। हैविंग प्रीवियसली सर्व्ड एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग, कह रहा है कि पहले एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये हार्डवेयर इंजीनियरिंग में काम कर चुके हैं। टर्नस नाउ एज्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजीज जायंट। कह रहा है कि अब टर्नर जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं जो ये बड़ी सी कंपनी है एप्पल, जो टेक्नोलॉजी जायंट है, इसके भविष्य को लेकर। ठीक है, तो S1 फिक्स है, PQRS और S6 फिक्स है। His journey at Apple began quietly in 2001, joining the product design team after a brief stint as a mechanical engineer elsewhere. तो क्या था, Q भी हो सकता था, P भी हो सकता था, S भी हो सकता था S1 के बाद। हालांकि टिम कुक ने 2001 में तो ज्वाइनिंग नहीं की थी, जितना मुझे पता है 1998 में इन्होंने ज्वाइन किया था एप्पल को, तो ये इनके लिए बात हो नहीं रही है, तो हिज भी टिम कुक के लिए नहीं होगा, तो P के लिए नहीं जा रहे हैं। This transition marks the end of a celebrated era, with Cook moving into a new role as executive chairman of the $4 trillion company. कह रहा है कि ये जो बदलाव आ रहा है इससे एक बेहद बढ़िया एरा का जो था, सेलिब्रेटेड एरा का अंत होने जा रहा है। अब जो कुक हैं वो नए रोल में जा रहे हैं, अब वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने जा रहे हैं इस $4 ट्रिलियन कंपनी का। तो क्यों यहां से आ सकता है कि यहां पर बात हुई कि 15 साल बाद जो सीईओ से हट रहे हैं, और इसके बाद यहां पे बात आई ट्रांजिशन की, परिवर्तन की। ठीक है, ओवर द डिकेड, कह रहा है कि दशकों से हिज इन्फ्लुएंस एक्सपेंडेड फ्रॉम डिजाइनिंग मैक स्क्रीन्स टू ओवरसीइंग द हार्डवेयर फॉर नियरली एवरी मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द आईफोन टू विजन प्रो। कि उनका जो प्रभाव है वो मैक स्क्रीन के डिजाइन करने से लेकर हार्डवेयर को चेक करने तक बढ़ गया था। आईफोन और विजन प्रो तक भी उनका प्रभाव था। किनका? टिम कुक का नहीं। वाइल टार्नस लैक्स द पब्लिक प्रोफाइल ऑफ हिज प्रेसिडेंट्स, कह रहा है कि जो टार्नस थे उनकी उस तरीके से, मतलब वो विख्यात नहीं थे, उतने ज्यादा फेमस नहीं थे जितना कि उनसे पहले वाले उनके सीईओ रहे। हिज रेपुटेशन विद इन द कंपनीज सेक्रेटिव कॉरिडोर्स हैज बीन आयरन क्लैड फॉर ईयर्स। कह रहे हैं कि जो उनकी रेपुटेशन है कंपनी के अंदर वो काफी ज्यादा मजबूत है सालों से। ठीक है, देखो क्यू के बाद ये एस जो है वो कंट्रास्ट दिख रहा है कि ये तो ट्रांजिशन हुआ सेलिब्रेटेड एरा का। अब जो कुक, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थे, अब वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्नस की बात आ रही, करेगी, जबकि कि जो टर्नस थे इनकी पब्लिक प्रोफाइल उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं थी, उतनी ज्यादा ये विख्यात नहीं थे। उसके बावजूद भी इनकी जो रेपुटेशन थी कंपनी के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छी थी। तो ऐसा हो गया। उसके बाद अब देखो यहां पे पी में टर्नस की जर्नी के बारे में बताया गया है कि इन्होंने चुपचाप 2001 में बहुत ही क्वाइटली तरीके से एप्पल को ज्वाइन किया, वहां से इन्होंने शुरुआत करी और फिर एज अ प्रोडक्ट डिजाइन टीम में उन्होंने ज्वाइनिंग ली और थोड़ा सा इनको कहीं भी मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम किया था किसी कंपनी में। उसके बाद तो QSP हो गया। और उसके बाद आर में देखो बताया गया कि दशकों से इनका जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो बढ़ने लगा मैक स्क्रीन से लेकर हार्डवेयर तक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद S6 में फिर से ये बताया गया है कि इन्होंने पहले एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम किया है किसी हार्डवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में। अब ये जो है वो पूरी तरीके से फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी जायंट की, जो कि है एप्पल। समझ में आया? क्यों में यहां पर बात हुई टिम कुक की, किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा था, फिर वाइल को जोड़कर यहां पे कंट्रास्ट लाया गया और टर्नस की बात की गई, और फिर किस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग हुई, किस ईयर में हुई ये बताया गया, और फिर उनका इम्पैक्ट कैसे बढ़ा ये बताया गया, और लास्ट में जो S6 फिक्स था उसने कंक्लूड किया। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, QSPR। तो ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा
और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।